जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज मेरे साथ हैं कर्नल नारिसन, जो हमको बताएंगे कि ये जो इंडिया यूएस और ट्रम्प और मोदी के बीच में पूरा लिटिल झगड़ा चल रहा है इन सम कॉन्टेक्स्ट, इसके पीछे स्टोरी क्या है? व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स? अंदर की बात क्या है? सर जी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। आदि, आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और देखिए, क्या है कि जब से ये 25% टैरिफ का उन्होंने घोषणा की, ट्रम्प साहब ने, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में लोगों का जो देखने का नजरिया है यूएसए और खास करके ट्रम्प की तरफ, वो काफी बदल गया है। एक गुस्से की भावना है और होना भी चाहिए, क्योंकि सब अपने अपने राष्ट्रीय हित में देखते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहूंगा कि किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने के पहले उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है और उसके पीछे की जो धारणा है और जो मंशा है, वो जरूर समझनी चाहिए। और तभी आपका विश्लेषण जो है वो सटीक होगा। और अगर आप नहीं समझेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू निगोशिएट योर वे आउट। के मंशा क्या है, ये कौन से मानसिक अवस्था में या कौन से ये आर्थिक अवस्था के तहत ये सारे जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वो ट्रम्प के द्वारा, वो उसके पीछे का उसका वजह क्या है। तो मैं आपको बता दूं शुरुआत में कि आपको, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि वो एक चुनावी उस पे आए थे प्लेटफॉर्म पे, यही कह के कि भाई हम मैं मांगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। दूसरा उनका स्लोगन था कि भाई हम, वो तो उनका स्लोगन था, और उनका एक दूसरा ये था कि एक बहुत बड़ा वो उन्होंने ऐलान किया था कि हम जो डेफिसिट है और जो डेट है, इसका वो हम कम करेंगे। अमेरिका का तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है अगर वो करना चाहते हैं। उन्होंने फिर वो एलन मस्क के नीचे उन्होंने एक पूरा एक टीम बनाया। फिर उन्होंने जो आपके जो स्टेट एपरेटस है उसको धीरे धीरे, मतलब काफी हद तक उसको कम करने की कोशिश की। डीप स्टेट, जो कि विच हैड, डीप स्टेट का मतलब स्टेट विद इन स्टेट, जो कि बहुत पावरफुल हो रहा था। इट वाज गेटिंग मोर पावरफुल देन द स्टेट इटसेल्फ, उसको एड्रेस किया उन्होंने। तो आप उनके ऑब्जेक्टिव से आप मतभेद नहीं रख सकते, जहां तक उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट का सवाल। अब क्या उनका तरीका गलत है, क्या अप्रोच गलत है, हम पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आदि ऐसा है कि 1957 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन के 40 साल पूरे हुए थे। 1970 में आपको मालूम है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था सोवियत यूनियन में। और 40 साल के बाद मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां पे कम्युनिस्ट और वर्कर पार्टीज जो है कम्युनिस्ट कंट्रीज के, वहां सारे एकत्रित हुए थे, और उनके बीच में काफी विचारों का आदान प्रदान हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में माओ भी मौजूद थे, और उन्होंने ये घोषणा की थी कि he had made a declaration कि ईस्ट विंड विल प्रिवेल ओवर द वेस्ट। दूसरा, ईस्ट विंड से उनका मतलब था सोशलिस्ट विंड, और वेस्ट से मतलब था उनका कैपिटलिस्ट कंट्रीज। और उन्होंने ये भी घोषणा की कि जो बैलेंस जो है वो इनएक्सोरेबली इट हैज शिफ्टेड इन फेवर ऑफ द सोशलिस्ट कैंप। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उनका ये कहना था कि पूरब की जो हवाएं हैं वो पश्चिम पर हावी हो गई हैं, पूंजीवाद पर समाजवाद भारी पड़ रहा है। और ये देखिए, ये तो बहुत सालों से ये अंदाजा, मतलब ये ऐसी
एक फैशन सा हो गया, कमेंट्री सा बन गया है, नैरेटिव सा कि अब तो वेस्ट का पतन हो रहा है। लेकिन अभी बट इट रिफ्यूजेस टू बी बेरिड। डिक्लाइन हुआ होगा, लेकिन इट 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 रिफ्यूजेस टू बी बेरिड। लेकिन इतने साल के बाद एक बात जरूर हो गई कि माओ, कुछ ही साल के बाद माओ जो इतनी बड़ी डिक्लेरेशन किया कि पूरब की हवाएं, यानी कि जो समाजवाद की हवाएं हैं वो पूंजीवाद पर भारी पड़ी, उसी माओ ने, वही माओ सोवियत यूनियन का कुछ ही साल के बाद सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और उसने समाज, जो सोशलिस्ट कैंप था, उसको बिल्कुल स्प्लिट कर दिया उसने। और जिस पश्चिम को यानी वेस्ट को माओ इवल एम्पायर कहता था, उसी के साथ उसने अलायंस कर ली। और जब अलायंस किया तो आपको मालूम है कि उसके बाद जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, खास करके अमेरिकन, वो तो ऐसे डर गए, देवर सो एफ्यूसिव, सो मतलब उनका तो ये था ना कि आजकल क्या वो गाना है ना, मेरे पाँव जमीन पर नहीं पड़ते हैं, वो वाला उनका हाल हो गया था। और धड़ाधड़ उसके बाद वो इकोनॉमिक, मिलिट्री, नॉट मिलिट्री ऐसे ही, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ये सारा आदान प्रदान जोर शोर से शुरू हो गया। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जो मैन्युफैक्चरिंग बेस था, वो दैट स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू चाइना बिकॉज ऑफ मेनी एश्योरेंसेस, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एश्योरेंस था चीप लेबर। तो ये शुरू होने लगा ये। और उसके बाद जब एक फिर उसको अमेरिका ने ही वो ग्लोबल ऑर्डर में इंटीग्रेट किया, चाइना को। और जब वो डेवलप कर गया इकोनॉमिकली, तो फिर चाइना ने फिर मोर्चा खोल दिया अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ, खास करके अमेरिका के खिलाफ। तो कई कहते हैं कि ट्रम्प देखो कितना बेवकूफ आदमी है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है, उसने ट्रेड वॉर छेड़कर वेस्ट को तबाह कर दिया, उनको मुश्किल में डाल दिया। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उसने सिंगल हैंडेडली वो ग्लोबल ट्रेड को इतने सालों के बाद रीराइट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पहले किसी को ने जरूरत नहीं किया। और अमेरिका और वेस्ट का रिसर्जेंस का उसने बेड़ा उठाया है। और आदि ये केवल ये ट्रेड को रीराइट करने की नहीं, यू सी दी स्टेप्स दैट ही इज इनिशिएटेड, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव को रोकने के लिए, चाहे वो म्यांमार में हो या पाकिस्तान में हो, जिस तरह का ट्रेड मोनोपोली और ग्लोबल सप्लाई चेन पे चीन का कब्जा आपने तो देख लिया। मैंने आपको उस दिन आपके साथ प्रोग्राम किया था रेयर अर्थ को लेके। अगर ये सब सक्सेसफुल हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए और इसको कोई चुनौती देने वाला नहीं हो, तो क्या हाल होगा इस दुनिया का। ये तो पूरी दुनिया, मान लीजिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी उसके वो जितने आपके ट्रेड कॉरिडोर है उस पर कब्जा हो जाए, तो आप सोचिए कि किस तरह का हेजेमनी होगा चाइना का। अ काइंड ऑफ हेजेमनी दैट द वर्ल्ड हैज नेवर सीन। हेजेमनी तो हुआ है, अमेरिकन का भी रहा है हेजेमनी। तो ये है, अब उसको आप इस नजरिए से देखें, ठीक है ना। अब भाई मैं ये भी नहीं कहता हूं कि वेस्ट की जो व्यवस्था है वही सही थी। ऐसा भी नहीं है कि वेस्ट के पहले तो कोई व्यवस्था थी ही नहीं इस दुनिया में। आई थिंक देयर विल बेटर सिविलाइजेशंस, बहुत बड़े बड़े सिविलाइजेशंस थे, उनका भी पॉलिटिकल और ये
उनकी स्टेट की व्यवस्थाएं होती थी। तो हमारा ये एक्चुअली क्या दुनिया का अप्रोच रहा उसके बाद, कि एक बार अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर दो ना, सो देर विल बी इक्विटेबल ऑर्डर इन द वर्ल्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर दो, द नेक्स्ट हेजेमन विल बी चाइना। दैट इज द रियलिटी, ठीक है ना। अब है क्या कि चलिए अमेरिकन टेम्पलेट बिल्कुल खराब है, लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिकन टेम्पलेट जो है वो खराब है, तो क्या आप चाइनीज टेम्पलेट एडॉप्ट करेंगे? भाई ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर लिया, ठीक है ना। लेकिन अब वहां पर भी आप देख रहे हैं कि कितनी सारे राजीव नारायण साहब के साथ आपने प्रोग्राम भी किया, कितनी वहां पे अंदर में विषमताएं फैल गई चाइना के अंदर में। डेमोक्रेसी को बिल्कुल वहां पे एक क्रश किया गया है। वहां पर भी जो ये आपके शहजादे हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के, जिनके बाप बड़े बड़े वो थे, दे आर रूलिंग द रूस्ट, तो परिवारवाद वहां पर भी है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि ट्रंप ने क्या किया है कि ही हैज अबैंडेड मल्टीलैटरलिज्म। जो एक बना था ना वो ग्लोबल ट्रेड का एक वो ढांचा जो बना था, ही हैज डिमोलिश्ड मल्टीलैटरलिज्म। और वो कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, हम अपने हित में, हम बायलैटरल, हर देश के साथ हमारा बायलैटरल हो। आ, अब जैसे ये है कि बायलैटरलिज्म का एक आपको सबसे अच्छा मैं उदाहरण देता हूँ। ये जो इंडिया और यूके का जो ट्रेड डील हुआ है, ये बिल्कुल बायलैटरल, इसका बायलैटरल कैरेक्टर देखिए आप। और जब यूके के साथ हुआ है, तो बाद में आई एम वेरी श्योर कि द सेम फ्रेमवर्क एंड विल बी फॉलोड बाय मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज, है ना सर। तो ये आप 25% तो उसने टैरिफ जरूर लगाया है इसमें। और हम ये भी कह रहे हैं कि ये तो हमारे जो पियर्स जो है अगल बगल, ये उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा है। लेकिन आज मैं पढ़ रहा था, he has put 31% टैरिफ ऑन स्विट्जरलैंड। बोला ये तुम्हारे चॉकलेट्स और ये वो तुम घड़ियां जो है बहुत महंगे बेच रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये भी है कि एक्सपोर्टर्स को अभी तो ज्यादा ड्यूटीज देना होगा। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि मेरे विश्लेषण में भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और कुछ तो भार जो है वो इंपोर्टर्स और कंज्यूमर्स भी उठाएंगे। अब इसका असर किस हद तक होगा वो देखना है, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ कोई मतलब ऐसा पैनिक का सिचुएशन होगा। मैं आई कैन प्रेडिक्ट दिस टू यू। रशियन ऑयल एंड आर्मामेंट थ्रेट्स का तो उन्होंने अनस्पेसिफाइड एक उसने वो दे दिया है अपना एक स्टिपुलेशन कि भाई अगर इससे लोगे तो इसका बुरा असर होगा, बट उसको स्पेसिफाई नहीं किया है। प्रोबेबली डेलिबरेटली ही हैज नॉट स्पेसिफाइड इट। जैसे रशिया यूक्रेन वार का उसने 50 दिन का टाइम दिया था ना। Now nobody knows why he gave that figure, 50 days. Why not 60 days or why not 30 days? Nobody knows. तो इसको उसने जान के डेलिबरेटली इसको एम्बिगुअस रखा है। तो अब जो भी है, हम अब देखते हैं क्या, हम जो भी है उसको तो, ये अगर आप इसको मुश्किल समझते हैं तो मुश्किल का सामना तो करना होगा। लेकिन आपके दर्शकों को एक बात मैं बता दूं कि जहां तक तेल का, रशियन ऑयल का सवाल है,
मान लीजिए हाइपोथेटिकली सब बंद भी हो जाता है तो भी भारत को कोई फर्क नहीं पड़े। बहुत थोड़ा आपको मैं बताता हूं कि मान लीजिए अगर ये सैंक्शंस एक तरह से पूरी तरह से सैंक्शन लग जाए तो अभी क्या है कि जो ब्रेंट ऑयल है और जो यूराल ऑयल है, जो रशियन का जो ऑयल है, उसका जो डिफरेंस जो है वो घट के केवल $5 रह गया है पर बैरल। आप समझ रहे हैं? ओनली $5 पर बैरल। ये 2022 में $30 था दैट डिफरेंस। फिर 23 में ये घट के ये $20 हुआ, फिर ये हुआ $10 और अब हुआ है $5। और अगर आप इसमें मान लीजिए कि अगर आप इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह सब वो सब अगर फैक्टर इंश्योरेंस कॉस्ट, लॉन्गर शिपिंग रूट्स ये सब जोड़ देते हैं तो जो डिफरेंस है ना आदि इट विल बी ओनली $1 or $2 पर बैरल। अब आप बताइए कि $4 ट्रिलियन से जो हमारी इकोनॉमी है क्या फर्क पड़ेगा? इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। सो आई होप ट्रम्प साहब अंडरस्टैंड्स दिस। तो भारत करीब आप समझिए कि इंपोर्ट करता है 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन बैरल्स पर डे, जो कि हमारी जरूरतों का 30 to 40% है। तो अगर साल भर में $700 मिलियन का अगर इंपोर्ट होता है तो वही है जो मैंने आपको फिगर्स दिए। $1 बिलियन, $2 बिलियन उसका ये कीमत। और उसमें से भी मैं बता दूं आपको कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इंडिया मतलब इंडिया जो है रशियन वॉर इकोनॉमी को फीड कर रहा है और ये वो, आपका जेलेंस्की भी बहुत चू चू कर रहा था। उस इडियट को ये नहीं मालूम है कि जो रशियन ऑयल जो निकलता है जो वो एक्सपोर्ट होता है उसका ये सच है कि भारत और चाइना 3/4 ऑफ दैट ऑयल इज बॉट परचेज बाय रशिया एंड चाइना। लेकिन उसमें 50% से कम ऑयल जो है बाय सी रूट से आता है। और उसमें से उस सी रूट वाले में से भी 50% से कम इंडिया में आता है। तो आप समझ लो कि हम कितना मतलब हम कितना उसको ये कर रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं इस वॉर को। तो ये हकीकत है। और इंडिया जो जरूर इंडिया की मंशा है और इंडिया इस तरफ अग्रसर था कि यूएस में जो मार्केट है वहां पर हमारा कॉम्पिटिटिव एज हो। उस पे तो सेटबैक लगेगा थोड़ा सा टेम्पररी अभी, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, फुटवेयर और टेक्सटाइल्स में। और उससे ज्यादा अपार्ट फ्रॉम दिस कमोडिटी देयर विल बी टेम्पररी सेटबैक अगर अगर ये रिस्टोर नहीं होता है। मतलब अगर ये सॉरी ये इसमें इफ इट इज सिक्स इफ इट स्टिक्स टू 25%, थोड़ा फर्क पड़ेगा इस पर। और इस पे ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते थे, भाई मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया यही ना कि भाई हम आपको वो कंडीशंस देंगे, हम आपको सारी व्यवस्था देंगे जहां से आप अपना माल बनाओ और बाकी दुनिया में compete करो। तो वो कॉस्ट फैक्टर आपके लिए फेवरेबल होगा बनिस्पत के अमेरिका में बनाने के बाद। ये तो कई कंपनीज अभी तो बोइंग की भी आने की बात चल रही है इंडिया में। कुछ उसका एक ये ठीक है सर। तो वो उस पे डेंट 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 जरूर लगेगा। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि क्योंकि चाइना पर 35% टैरिफ लगाया हो तो अगर उससे कम हो जाए और बाकी हमारे पीयर्स जो है उनसे कम हो जाए तो हमारा जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का एडवांटेज है बाहर की इन्वेस्टर्स के लिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हम तो कैलकुलेट किए थे कि हम चाइना के
we want to become. It is our rightful objective to compete with China as in the manufacturing sector. तो उस पे कुछ डेंट, कुछ सेटबैक जरूर लगा है, और मैं अपने वर्ड्स को बड़ा केयरफुली मैं चूज कर रहा हूं। लेकिन आपको आगे क्या होगा, क्या ट्रंप झुकेंगे ये 25% अनाउंस करने के बाद? तो जापान के साथ तो ऐसा ही हुआ है सर। जापान के साथ भी उन्होंने ऐसा किया है, पहले पूरा पिच इट वेरी हाई, फिर कम कर दिया बिल्कुल उसने। यूरोपियन यूनियन के साथ यही किया है, फिर बिल्कुल ही इसी तरह का एक ड्रामेटिक फिगर्स उन्होंने कुछ ये किया और फिर उनको रिप्रीव दे दिया यूरोपियन यूनियन को। तो अगर आप देखें कि बाकी देशों को जो टैरिफ उसने लगाया है, यूके को 10%, यूरोपियन यूनियन को 13%, जापान को 13%, फिलीपींस को 19%, इंडोनेशिया को 19%, वियतनाम को 20%। और ये भी एक खेल चल रहा है कि आप मतलब वो ट्रांसशिपमेंट नहीं कर सकते हो। अब कैसे पता लगेगा कि उसका डेफिनेशन है ट्रांसशिपमेंट का, उसके कुछ क्लॉज है कि भाई आप जो छेड़छाड़ नहीं कर सकते ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ, तो वो उस पर आप नहीं करोगे, ठीक है। और अभी ये भी हकीकत है कि भाई इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट टुडे इज इंडिया है। आपके 1.4 बिलियन के पॉपुलेशन है? और ट्रम्प जो है वो स्पेशल कंसेशंस मांग रहे हैं आपको एरो ऑटो ऑटो पार्ट्स और एग्रीकल्चर में। और वो भाई आपको मालूम है ना कि हम जो बाहर से इंजन्स आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उस पर हम 110% टैरिफ लगाते हैं। तो ये सही कि तुम ये क्या मतलब ये कर रहे हो यार? 50 लाख 45 लाख हो गए, उनका कहना है कि तुम्हारे डोमेस्टिक कार का मार्केट है 45 लाख का, ठीक है। उसमें से सिर्फ 15,000 आप इंपोर्ट कर रहे हो अमेरिका से। सो दे वांट टू ओपन दैट सेक्टर। और एग्रीकल्चर का जहां तक सवाल है, भारत के लिए इट इज द रेड लाइन। कोई इसको टच नहीं कर सकता है, जो जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। इस मामले में हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी, ब्रिटेन के साथ भी जब हो रहा था ट्रेड डील, तो उसमें हमने बच नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है आदि कि फाइनली इट विल कम डाउन टू 18 और 19% ये जो टैरिफ है। तो ये तो एक्चुअली मैंने आपको हकीकत बताया, लेकिन इसके कुछ स्ट्रेटेजिक पहलू हैं और वो समझना बहुत जरूरी है कि हाउ डज ट्रेड एंड कॉमर्स impinge on your strategic interests। आपकी आर्थिक आपके जो आर्थिक मजबूरियां हैं या आपके जो आर्थिक फायदे हैं, वो किस तरह से आपके सिक्योरिटी और आपके जो सामरिक जो फैक्टर्स हैं उस पर किस तरह से असर डालती है। तो देखिए, एक तो बात है कि अगर आप देखें तो ये सेंचुरी का अगर एक सबसे अहम रिश्ता रहा है तो वो रहा है इंडिया यूएस पार्टनरशिप। और वो क्यों हुआ? मैं 21वीं शताब्दी की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि इस शताब्दी में, पिछली शताब्दी में यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया और चाइना की हॉस्टिलिटी जो है वो कम नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली मतलब हमारा अगर आप जियो पॉलिटिकली देखें तो हमारा आना बहुत वाजिब है एक्चुअली।
लेकिन अभी ये थोड़ा टेंस फेज से गुजर रहा है। नॉट, आई वुडंट से इवन इतनी भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अ, देखिए, भारत ने इवन इन कोल्ड वॉर, और आपके दर्शकों को ये समझना बहुत जरूरी है कि इवन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इंडिया ने हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर डिफरेंट वेज में प्ले किया। हार्ड पावर, इट अलाइंड विथ द सोवियत यूनियन। सॉफ्ट पावर, इट अलाइंड विद द अमेरिकन। ठीक है ना? तो अलग अलग रिश्ता था। व्हाट पाकिस्तान डिड, पाकिस्तान ने क्या किया कि वो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों लेकर वो अमेरिका से अलाइन कर गया, अमेरिका और द वेस्ट, ये यूके से। और चाइना और यूएस के हार्ड पावर को लिंक करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ, 70s। ठीक है ना? इट दैट हेनरी किसिंजर फेस। तो ये दोनों के हार्ड पावर को जोड़ने में देयर वाज नो लव लॉस्ट बिटवीन द चाइनीज एंड द, इट वाज जस्ट लिंकिंग द टू हार्ड पावर्स। तो हमारा, आप इसको एनालाइज कीजिए, और बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, आपको ये पढ़ने को कहीं नहीं मिलेगा कि हमने हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को अलग अलग तरीके से बिल्ड किया। एंड प्रोबेबली दैट इज वाई यू एंजॉय अ लॉट ऑफ गुडविल इन दिस वर्ल्ड। उनके चाहे जो भी स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स हो रहे हैं, वो आपको फ्रेंड नहीं माने तो आपको एनिमी भी नहीं मानते। दैट इज, तो उसमें क्या होगा कि हमको तब ये बात समझने की जरूरत है कि देखिए, यूएस और चाइना का अपना एक बायलैटरल डायनेमिक्स, वो बायलैटरल डायनेमिक्स आपने नहीं बनाया था। मेरा कोई रोल नहीं था उस बायलैटरल डायनेमिक्स को स्टैब्लिश करने। इनिशियली पाकिस्तान हेल्प देम इन सेटिंग अप दैट बायलैटरल डायनेमिक्स एंड देन इट इवॉल्व्ड ऑन इट्स ओन। ठीक है? तो अब है क्या कि लेकिन दोनों के बीच में जो ये डायनेमिक्स, जिस बायलैटरल डायनेमिक्स की मैं बात कर रहा हूं, उस पर जो कुछ भी होता है उसका असर जो है वो इंडिया पर पड़ता है। सो वी आर पार्ट ऑफ दैट ट्रायंगल, यू मे कॉल इट द फेटफुल ट्रायंगल, जो हमारे सिक्योरिटी और इकोनॉमिक, ये सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंपेरेटिव पर बहुत खास असर डालता है। लेकिन इसी के बीच में दिस ट्रायंगल आई सेड, और ये डायनेमिक्स, हमको इसी के बीच में अपने सिक्योरिटी और अपने ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को एश्योर करना है, निगोशिएट करना है और एश्योर करना है। दैट इज वेयर लाइज द चैलेंज। और इसके लिए हमको मैक्सिमम चैनल्स खुला रखने पड़ेंगे चाइना से। मैं कई टीवी डिबेट्स पे जाता हूं तो लोग, आपने भी तो चाइना के साथ बिजनेस किया, वो मंगवाया। रे यार, बिजनेस करना, कॉमर्स करना, बिजनेस तो दो लोगों के बीच में, उसका भी फायदा हो रहा है, मेरा भी फायदा होगा, तभी बिजनेस होगा ना सर। ठीक है ना यार? तो वही वाली बात है कि ये सब बचकाना वाली ये बातें हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रही है टूरिज्म सेक्टर में। हमने ओपन किया है कैलाश मानसरोवर वाला, जो ये वो फिर से वो शुरू हो गया है। तो ये जो चैनल्स खोलने की बात हम कर रहे हैं, इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द यूएस। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में केवल वो नहीं होता है इधर विथ यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस। वो जो आर्बिटेज वाला जो डायलॉग था ना, वो नहीं चलता है यहाँ पे। तो ये देखिए क्या है कि ये भी जरूरी है कि
चाइना को स्ट्रैटेजिकली सर्कमस्क्राइब करने के लिए और या उसको अ, उसके इन्फ्लुएंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या फॉर सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, देयर इज नो डाउट कि यूएस को हमारी जरूरत है। लेकिन क्या है कि व्हाट अमेरिकन और ट्रम्प हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कि भाई देखो, स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स और मेरे ट्रेड इंपेरेटिव्स जो है, these are not even economic imperatives. Trade is just one part of this entire economic gamut. ये इसको हम अलग अलग तरीके से डील करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो इकोनॉमी जो ट्रेड का मामला है, इट इज स्ट्रिक्टली बाइलैटरल, इसमें आप कहीं नहीं फिगर कर। दैट इज व्हाट द मैसेजिंग द अमेरिकन हैव डन। तो आदि आपको भी ऐसा ही सोचना होगा। आपको भी irrespective of what Americans think, as far as the China is concerned, you will have to rely more on the bilateral aspect than on the multilateral. Multilateralism is gone. ट्रंप ने उसको आधा किल कर दिया है, WTO जो भी होता है तो उसको, ठीक है ना। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम उस अपॉर्चुनिटी का भी इंतजार कर रहे हैं कि ना चाइना जब नीचे डाइव मारेगा ना तब हम ऊपर आएंगे, ये उसका अगर इंतजार करेंगे तो आप बहुत अपना कीमती समय गंवा रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? विशफुल थिंकिंग पे नहीं होता है केवल, होगा बहुत अच्छी बात, बट इन हार्ट ऑफ हार्ट्स आपको ये देखो, अमेरिकन जो है वहां से बिजनेस रिलोकेट कर रहे हैं, वहां पर बिल्कुल लेबर कॉस्ट सब। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, परफेक्ट सर, एकदम क्लियर। हाँ हाँ। तो आप विशफुल थिंकिंग कर रहे हो ना कि वो चाइनीज अब चाइना में दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे इट इज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, वहां पे वो ठीक है वो सब। लेकिन आपका हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप अपने उसको चाइना से भी अट्रैक्टिव बनाओ। जो अभी एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एनवायरमेंट है उसको कंपीट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, नॉट विद अ नेगेटिव माइंडसेट, ठीक है ना सर। तो अगर आप चाइना के श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटीज पे आप सोचते हो कि मैं केवल श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटीज पे आपके अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगे, दिस नेगेटिव थिंकिंग विल टेक यू ओनली हाफ वे और इवन लेस, ठीक है सर। You can't bet अब for someone for you to grow. You have to bet for जी, your growth and ensure someone else falls. That's the right way of doing things. You can't now wait कि देख मिलेगा तब जाके कुछ करेंगे हम। what have the Americans done? What is Trump साहब doing? एक्चुअली देखिए तो आई वुड नॉट बी रॉन्ग इन सेइंग कि उसने ट्रेड को अभी फिलहाल इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर प्रायोरिटाइज किया है। तो अभी तो करो ना, अभी आप वो उसने प्रायोरिटाइज किया है तो आप भी कहो कि हमको भाई, एज फार एज नॉट दैट वी आर नॉट डूइंग इट, हमने बिल्कुल इम्फेटिकली कहा है कि जहां तक हमारे एनर्जी और डिफेंस के इम्पेरेटिव्स है, हम इसको किसी भी we prioritize it over and above everything। जैसे उन्होंने ट्रेड को प्रायोरिटाइज किया है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के से, वैसे ही चाइना से, ये रशिया से एनर्जी, चाहे फर्क पड़े जो मैंने आपको फिगर्स दिए ना पड़े, हु द हेल आर यू यार टू टेल मी वेयर टू गेट माय एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम। हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, हो सकता है कुछ टेम्पररी सेटबैक लगे हमको उसके तहत। तो अभी आदि भारत के सामने देखिए
तीन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, और इट्स नॉट इजी, लेट मी टेल यू, कि हम किस तरीके से यूएस टैरिफ्स जो भी ट्रंप साहब ने जो भी लगाया है, आवर इम्पेरेटिव्स ऑफ फ्रेंडशिप विथ रशिया और चाइना के हेजेमनी को चेक करने का जो बेड़ा जो जो हम जो कदम हमको उठाना चाहिए, उसको किस तरीके से बैलेंस करें. अगेन I'll repeat, the biggest challenge is कि चाइना, ये अमेरिकन ट्रेड टैरिफ्स, रशिया से डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और टू चेक द रीजनल हेजेमनी ऑफ चाइना, इन तीनों को हम किस तरीके से हम बैलेंस करें. और कहीं पे हो सकता है कि आपको टेम्पररी सेटबैक, या टेम्पररी सेटबैक भी मैं नहीं कहता हूं, एक कहीं पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करे इसको इसको ये इम्पेरेटिव्स को बैलेंस करने के लिए. हाइपोथेटिकली मान लीजिए हम चाइनीज से, ये रशिया से ऑयल लेना बंद कर देते हैं, हाइपोथेटिकली डिफेंस इक्विपमेंट लेना बंद कर देते हैं. अगर बंद कर दिया होता, पहले ऑयल लेना बंद कर दिया, तो क्या सोचते हैं कि तब आप पर टैरिफ्स नहीं लगते क्या? टैरिफ्स तो फिर भी लगते ना. लेकिन अगर आप ये सोचिए, अगर अमेरिकन प्रेशर के नीचे या ट्रंप के प्रेशर के नीचे अगर आपने, मान लीजिए रशिया से एनर्जी और डिफेंस का जो कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक, उसको आपने अगर तोड़ दिया, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि यू वुड हैव मेड एन एनिमी आउट ऑफ रशिया. उसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस होगा कि रशिया विल ग्रेविटेट टुवर्ड्स चाइना, और उसका अल्टीमेट उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, इंपैक्ट होगा, कि ऑन एवरी इंडिया चाइना इशू रशिया वुड बैक चाइना. सो दिस इज द एनी डिस्प्यूट, कुछ भी होता है चाइना और इंडिया के बीच में, टिबेट के लोग के साउथ चाइना सी को, कुछ भी फ्रीडम ऑफ सीज को लेके, इंडियन ओशन टेरिटरीज को लेके, द रशियंस विल बी ऑन द चाइनीज साइड. So 25% tariff or 55% tariff, we can't, हम इसको ये हमारे पास चॉइस है. और अब आपके दर्शकों को तय करना ही है कि तय करना है कि क्या हम ट्रंप के आगे या अमेरिका के आगे टैरिफ्स के कारण झुक जाएं, या रशिया को अबैंडन कर. कौन ज्यादा हानिकारक है? तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं. बाकी जब मैंने रेयर अर्थ पे किया था, बहुत सारे बातें और मैंने कही थी मोनोपोली वगैरह को लेके, तो ये मैंने समझा कि लोगों को उसके पूरे दोनों पहलू बताऊं अपने दर्शकों को. बाकी आप अपना निर्णय खुद करें. एक सवाल मैं यहाँ पे पूछूंगा सर आपसे, इफ यू डोंट माइंड. इसका जो ये टैक्टिक है, वी ऑल नो इट्स अ नेगोशिएशन टैक्टिक इन हाउ ही प्लेज. इसमें जो मैंने आपको पेपर भी शेयर करा है, इट्स प्रीटी मच क्लियरली रिटन देयर कि भाई वी विल कीप थ्रेटनिंग एंड ब्रिंगिंग पीपल डाउन, ट्राइंग टू ब्रेक द कॉन्फिडेंस सो दैट दे आर एबल टू मेक अ थोड़ा सा और डिस्काउंट कहीं से मिल जाए एंड दिस एंड दैट.
इसी बीच में सर जो हम लोग देख रहे हैं इज अ कंप्लीट प्रोपेगेंडा वॉरफेयर व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड टू अ पॉइंट। कल बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज हुई जहां पर ओ जी रशियन ऑयल रॉयटर्स ने खबर छाप दी, इंडिया स्टॉपिंग बाइंग रशियन ऑयल। ट्रंप ने बोल दिया इंडिया स्टॉपिंग बाइंग रशियन ऑयल, बट एक्चुअल में तो वो नहीं है। सो हाउ मच डू यू थिंक ये जो इतनी आवाजें उठ रही हैं, इतना जो नॉइज है सर इस टाइम पे, हाउ मच डू यू थिंक इज जस्ट मीडिया कवरेज राइट नाउ, लाइक जस्ट 10 minutes ago before we started the show sir, recording this show, एक I mean decently वेल नोन एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक इंडियन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बाहर डाली है। एंड आई मीन यूल बी सरप्राइज्ड, ये एनालिस्ट लोग हैं, इन्होंने रिपोर्ट डाली है, कहते हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट इज टोल्ड ऑल द डिपार्टमेंट्स टू गो बैक एंड सी इफ वी कैन गिव एनी फर्दर यू नो डिस्काउंट्स टू डोनाल्ड ट्रंप। नाउ यार यहाँ पर इट्स इलॉजिकल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप ये चीज कर रहे हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ पर इश्यूज हैं, सो यू विल टेल दोज डिपार्टमेंट्स। ये फिशिंग नेट वाली अप्रोच एट दिस टाइम ऑब्वियसली डजंट सीम सेंस। तो ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इसका, एंड आवर पीपल कीप फॉलोइंग फॉर दिस प्रोपेगेंडा विदाउट थिंकिंग, हाउ डू यू आई मीन किस तरह इसको आप अप्रोच करेंगे सर? नहीं, देखिए वो तो जो र्यूटर्स है या बाकी जो अमेरिका प्रेस जो है, आपको तो मालूम है कि दे आर वेरी मच अगेंस्ट एनी बॉनहॉमी बिटवीन इंडिया एंड यूएसए अंडर वो है। दूसरी बात यह है कि इस तरह के खबरें जो है कि हम मेज पे बैठे हुए हैं, ये निगोशिएशन चल रहा है और चलेंगे भी। और ट्रेड तो ट्रेड होता है ना सर, गिव एंड टेक होता है। मैं बोला तो कि एग्रीकल्चर रेड लाइन है, नो वे यार, क्या क्या आपको डेयरी प्रोडक्ट्स और उस पर जो करे नहीं है वो कर सकते हैं। अब उनका भी ये है कि भाई आप अपने बच्चों को अमेरिका भी भेजें, वहां के डॉलर्स भी कमाएं और सब कुछ आपको चाहिए, और फिर तो कहीं पे तो ये वो भी असर डालता है। उनके पास तो ये लिवरेज है, हमारे और आपके लिए वो लिवरेज नहीं होगा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि खास करके जो डिसीजन मेकिंग सर्कल्स में है, ब्यूरोक्रेसी में और लोग हैं, तो उनके तो बच्चे वहीं पे है ना सर, तो वो एक लिवरेज है उनके पास। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये चाइना और जो यूएस का जो जब से ये शुरू हुआ ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और धीरे 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 इतना बढ़ गया कि इट इज थ्रेटनिंग टू कंज्यूम अमेरिका इटसेल्फ। सारा मार्केट कैप्चर किया हुआ है सर। आपको अगर कोई किसी ने गलती से गिफ्ट दे दिया ना, वो अमेरिका से आ रहा है, तो उस पर भी पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ रहता है मेड इन चाइना। ठीक है, तो somebody had to do something about it। मैं क्यों गरज करूं इस आदमी को ये? मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में मैं सोच रहा हूं, बट व्हाई शुड आई डिनाई हिम दैट प्रिविलेज ऑफ वर्किंग इन हिज नेशनल इंटरेस्ट? तभी तो मैंने कहा आपको तीन चैलेंजेस बताए, और हमने हमने तय किया है कि नहीं, रशिया को हम कोई सवाल नहीं है कि हम अबेंडन कर दे, चाहे जो कुछ भी हो। ये तो बदलता रहता है, ट्रेड कम होगा ज्यादा होगा फिर से बैठे ये तो, लेकिन लेकिन ज्योग्राफी और जियो पॉलिटिक्स इतनी जल्दी नहीं बदलते। ठीक है ना सर, तो ये हमको ये बाकी जो अमेरिकन प्रेस जो है, एक तो ये भी उससे भी बौखलाए हुए है रशिया यूक्रेन वॉर से। इनको लग रहा है कि ये पिट बहुत कस के पिट रहे हैं यूक्रेनियंस, उससे भी इनको बहुत तकलीफ है। एंड व्हेन यू डोंट राइज अप टू द चैलेंज, तो आप दुनिया को ब्लेम कर दो कि इंडिया तेल खरीद रहा है इसलिए उसका वॉर इकोनॉमी को ये हो रहा है, सब बकवास। तो वो भी एक्चुअली अमेरिकन प्रेस जो है सर, इट हैज बिकम टोटली, क्या मैं बोलूं, बिल्कुल बिल्कुल सबवर्टेड, बिल्कुल सबवर्टेड। दैट इज देयर सर, कुछ भी मतलब
कहीं से भी कुछ भी लीक आता है, कुछ भी, इट्स जस्ट रैंडम एनीथिंग, एंड इट्स क्वाइट वियर्ड सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट। सो प्लीज। आपने वो समय कोविड के टाइम पे देख लिया था ना कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में क्या हुआ। आपने रेयर अर्थ वाला क्राइसिस है। सो द फैक्ट्स आर स्टेयरिंग एट यू यार, द रियलिटी इज स्टेयरिंग एट यू। कोई कुछ तो करना पड़ेगा ना। और बाकी दुनिया इकोनॉमिक हेजेमनी से सफर करे, हमारे लिए तो ये है कि भाई अगर चाइना का इकोनॉमिक हेजेमनी अगर होगा तो हमारे यहाँ तो स्ट्रेटेजिक हेजेमनी, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स है भैया, 3440 किलोमीटर्स हमारे बॉर्डर है तिब्बत के साथ, विच इज अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन। वही नहीं है पूरा रीजन, मैं आपको बोल रहा हूं, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, वो सब आपको इंडिया को चाइना के प्रिज्म से देखते हैं, ये याद रखिएगा। तो हमारे लिए तो स्टेक्स बहुत हाई है। उनके लिए तो अभी स्टेक्स है कि तुम मार्केट कैप्चर कर लिया, तुमने सस्ते में सब कुछ ये कर लिया, तुमने हमारी टेक्नोलॉजी चुरा ली, तुमने वो करे। हमारा स्टेक्स वो अभी नहीं है, वो उनका स्टेक्स है। तो हमारा जो इंटरफेस है विद चाइना इज टोटली डिफरेंट than that of US China interface. Yes, there is a congruency, and that congruency is in Indo-Pacific strategy, and of course global supply chains. Yes. So मैं अपनी interesting, that is very very important. Yes sir, thank you so much sir, this is a very interesting perspective आपने जो दिया है, and let's see how India handles this, and I'm sure we've got a plan, and किस तरह से हम इसको खेलेंगे वो तो पूरा I can tell you one thing, that our foreign policy establishment is excellent. मैं तो इतनी बातें इसलिए आपके साथ बैठ गया कि भाई मैं एक एनालिस्ट हूं, मेरा काम है चीजों को सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुंचाना, ठीक है ना, ताकि ये जटिल जो मुद्दे हैं उसको वो अच्छी तरह से समझ सके और अपना निर्णय ले सके। सर थैंक यू सो मच सर, एंड सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड ऑफ कोर्स प्लीज डू सपोर्ट द चैनल, QR कोड, पेपैल, स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।